नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पेपर नंबर 2, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, जो कि भैया डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का फर्स्ट ईयर का ये सेकंड पेपर है। ठीक है, यहाँ पर आज हम लोग टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आए हुए ज़रूर हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रोकथाम क्या है? रोकथाम के विभिन्न स्तर क्या हैं? रोकथाम की अगर हम बात करें तो रोकथाम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों को पहचानना और उन्हें कम करना। भाई, जो भी हमारे बच्चे हैं इनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो आखिरकार वो दिक्कत कहाँ से हो रही है, क्या कारण है उसका, और दिक्कत किन स्तरों पर आ रही है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक विकास वाली हो। ये क्या करती है? बच्चे के होल चाइल्ड डेवलपमेंट को, बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है। और रोकथाम की मदद से हम बच्चे में क्या कर सकते हैं? उनकी व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, जिससे भैया उनके शैक्षिक लाभ जो हैं वो बेहतर रूप से उन्हें मिल सके। रोकथाम के स्तर की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, इसका उद्देश्य समस्याओं को उत्पन्न करने से पहले ही रोकना है। यानी कि जो भी समस्या उत्पन्न होने वाली है, मान लो ऐसे कि कोई भी ऐसी दिव्यांगता है जो हमारे लिए जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, और हमें उस दिव्यांगता का अगली पीढ़ी में आने का असर दिख रहा है कि हो सकता है यदि हम नए बच्चे को उत्पन्न करें तो उस बच्चे में भी वो दिव्यांगता हो। तो उसके लिए अब सबसे पहली चीज़ है कि समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना। तो हम क्या करा लेंगे? जेनेटिक काउंसलिंग करा लेंगे। जब डॉक्टर के पास जाकर के हम जेनेटिक काउंसलिंग करा लेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ रुक जाए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में वो चीज़ ना आए। बच्चों के सामान्य विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती हस्तक्षेप और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में भी यहाँ पर लिखा गया है, गर्भावस्था के दौरान माता के पोषण संबंधी जागरूकता प्रदान करना, शुरुआती स्क्रीनिंग और मूल्यांकन करना, माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के विकासात्मक संकेतों के बारे में शिक्षित करना। तो ये सभी क्या है? ये हमारी प्राइमरी फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो यही आपको देखने को मिलता है। दूसरा है आपका द्वितीयक रोकथाम। इसको दोस्तों पढ़ने से पहले जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी भैया आप लोग ग्रुप में जुड़े रहते हो ना, हर एक ग्रुप में वीडियो को इतना शेयर कर दो कि भैया एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। ठीक है, अभी अपने पास कितने हो गए हैं? 68 के हो चुके हैं, बस 100 के करने की आवश्यकता है आप सभी को। ठीक है, बात करते हैं द्वितीयक रोकथाम की। सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो इसका उद्देश्य सामान्य के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना, उन्हें बढ़ने से रोकना और बच्चों की क्षमताओं का मूल्यांकन और व्यक्तिगत योजना बनाना। भाई, जब बच्चे में दिक्कत हो गई है तो उस लक्षण को हमें पहचानना है। पहचानने के बाद में उसके लिए व्यक्तिगत जो भी शैक्षिक आवश्यकता है उसके लिए हमें योजना बनानी है और बच्चे का क्या करना है? मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है। पढ़ने या लिखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए, ऑटिज़म या डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए, और विशेष शिक्षकों द्वारा जो व्यक्तिगत ध्यान है वो इस पर दिया जा सकता है। सेकेंडरी आपका प्रिवेंशन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में टर्सरी यानी कि तृतीयक रोकथाम की अगर बात करें, या उन बच्चों के लिए जो पहले से ही दिव्यांगता या विशेष आवश्यकता का सामना कर रहे हैं। तीसरी है
ऐसे बच्चों के लिए शैक्षिक और सामाजिक क्षमताओं को बढ़ावा देना, जो भी कठिनाई है उनकी कम करना। बच्चे में स्पीच की ज़रूरत है, स्पीच थेरेपी देना। बच्चे को फिजियो की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी देना। बच्चे को व्हील चेयर और ब्रेल लिपि की आवश्यकता है तो वो हमें देना। जीवन कौशल के लिए बेहतर बनाना और व्यवसायिक प्रशिक्षण बच्चे को देना। तो ये आपका क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन है। ठीक है। इसके बाद में आपका बार बार आया हुआ प्रश्न, 2 बार एग्ज़ाम में आपका ये प्रश्न पूछा गया और भैया बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पूछा जाता है और यहाँ पर भी आपके सिलेबस में ये है, पूछा भी जाता है। 2 बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया। बहुबुद्धि को परिभाषित कीजिए। बहुबुद्धि आप बताओगे सर, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया। ठीक है। इन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता जो है वो बुद्धिलब्धि और तर्क संगत क्षमता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कई प्रकार से होती है। जैसे 8 प्रकार इन्होंने बुद्धि के बताए। बच्चा अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार जो है इसको बेहतर कर सकता है। इसमें इन्होंने बताई 8 प्रकार की बुद्धियाँ, जो कि आपकी भाषाई बुद्धिमत्ता, जिसमें हम कहेंगे बच्चे को भाषा की समझ होना, भाषा का उपयोग करने की क्षमता होना। जैसे कोई लेखक और कविता वाला, भाई कविता कितनी अच्छी लिखी जाती है, कितना अच्छा भाषा का, कोई लेखक होता है तो कितना अच्छा लिखता है, वक्ता होता है तो कितना अच्छा बोलता है। तो वो क्या है, भाषाई बुद्धिमत्ता उसके पास में है। दूसरा क्या है, तर्क शक्ति और गणितीय बुद्धिमत्ता, जिसमें बच्चे को गणना करना, समस्या जो भी हल करना और तर्क करना, जैसे कि मनोवैज्ञानिक और गणितज्ञ। इसके बाद में दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, विजुअल जो होगी, उसमें आपको हम कह सकते हैं वस्तुओं और स्थानों की कल्पना और समझने की क्षमता, कलाकार और आर्किटेक्ट। इसके बाद में संगीतिक बुद्धि, भाई सुर लय ताल जिसकी अच्छी होगी, संगीतकार गायककार बनेगा। इसके बाद में शारीरिक कानेस्थेटिक बुद्धि, जिसमें कहेंगे कि जो भी नर्तक होगा अपने शरीर की गतिविधियों का बेहतर रूप से उपयोग करेगा, जो भी एथलीट होगा वो अपने शरीर को बेहतर रूप से प्रयोग करेगा, अपने मूवमेंट को बेहतर रूप से करेगा। इसके बाद में आपकी इंटरपर्सनल अंतर वैयक्तिक बुद्धि, जिसमें शिक्षक और नेता बनता है, दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझना, तो शिक्षक और नेता। इसके बाद में आंतरिक बुद्धि, जो स्वयं की भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता रखता होगा। ठीक है, इंटरपर्सनल। इसके बाद में 8वीं आपकी प्राकृतिक बुद्धि, जहाँ पर किसान भी हो सकता है जो प्रकृति के बारे में समझे और उसकी क्षमता को जाने। तो इस प्रकार से बहुबुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर जी ने बताया। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है भैया एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको 19,400 का परिवार जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। 19.4K का परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और लोगो आपको यही लगा मिलेगा और 19.4K जो है, क्योंकि बहुत ग्रुप बने हुए हैं और हो सकता है कि भाई कोई दूसरा भी ग्रुप बना हो, तो 19.4K जहाँ पर हो उसी को आप लोग इस समय, और आपको लोगो भी ये वाला आपका लगा मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बौद्धिक दिव्यांगता के अल्प समूह के लक्षण। अल्प समूह की बात कर रहा है, यानी कि माइल्ड लेवल की बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के माइल्ड लेवल की बात कर रहा है। तो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको हम लोग मंद बुद्धि की हल्की श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं इन बच्चों का IQ जो होता है, बुद्धिलब्धि जो होती है 50 से 70 के बीच में होती है। सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सीमित होती है। शैक्षिक प्रदर्शन में बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, गणित और अकादमिक जो भी कठिनाई होंगी वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में सक्षम होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जटिल जो विषय होंगे उसमें ये परेशान हो जाएंगे। सामाजिक कौशल बच्चा अगर करेगा, सामाजिक बातचीत करने की क्षमता, उसमें सामाजिक संकेतों को समझने की क्षमता,
ये देखने को मिलेगी। इसके बाद में स्वतंत्रता की अगर बात करें तो रोज़मर्रा के कार्य, खाना खाना, जिसको हम लोग ADL की एक्टिविटी कहते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, सफाई करना, खाना खाना, कपड़े पहनना, है ना, ये सारी गतिविधियाँ जो है प्रशिक्षण दे देंगे तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। उसके बाद में व्यवहार और अनुकूली क्षमता के अनुसार जो भी उम्र होगी उसके अनुसार निर्णय लेने, जिम्मेदारी लेने में थोड़ी कमी होती है, बाकी बच्चे कार्य करते हैं। अगर हम इनके लिए एडेप्टिव स्किल्स यानी कि अनुकूली कौशल बना दें तो बेहतर रूप से कार्य को करने लगेंगे। इसके बाद में स्वास्थ्य और शारीरिक विकास में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। कभी कभी हल्के मोटर कौशल कमजोरी देखने को मिलती है, यानी कि जो इनका ग्रॉस मोटर होता है या फाइन मोटर होता है उसमें भी कभी कभी कमजोरी देखने को मिल जाती है। प्रशिक्षण और समर्थन की आवश्यकता इनको होती है। तो ये सभी जो हैं हमारे जो माइल्ड लेवल के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनमें समर्थन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन अगर उनको बेहतर मिले तो वो काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपना काम स्वयं से जीवन यापन करने लगते हैं बेहतर रूप से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे 2 बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये सीखने की अक्षमता को परिभाषित करें। सीखने की अक्षमता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। सीखने की अक्षमता जहाँ पर बच्चे की बुद्धि लब्धि कैसी होगी, सामान्य होगी। IQ लेवल कैसा होगा, सामान्य होगा। उसके बावजूद भी बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, गणना करने में, इन सभी में क्या होगी, सीखने की कठिनाई होगी। ठीक है। और हम कह सकते हैं इस व्यक्ति के आलस्य या कम बुद्धिमत्ता का परिणाम नहीं माना जा सकता कि भाई आलस से बच्चा कर रहा है या कम बुद्धि है उसके, ऐसा नहीं माना जा सकता। या जीवन भर बनी रहती है, लेकिन सही समय पर अगर हस्तक्षेप कर दिया जाए तो इसमें काफ़ी सुधार लाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। दोस्तों डिसलेक्सिया आपने पढ़ा, ये आपके इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी है आपका ये डिसलेक्सिया हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ऐसे लिखते हैं बच्चे। डिस्ग्राफिया हुआ, बहुत गंदी राइटिंग लिखते हैं, अक्षर जो होंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने संबंधी, लिखावट संबंधी जो वाक्य बनाने, ग्राफ बनाने, लिखावट संबंधी जो अक्षमता होगी। ठीक है, इसके बाद में डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणना करने संबंधी, निर्णय लेने संबंधी ये समस्याएं, जोड़ घटाव गुणा भाग में गलती करना। डिस्प्रक्सिया होता है, मोटर कौशल संबंधी आपकी कठिनाई होती है, कपड़े पहनना, लिखना, कूदना, ये सारी कठिनाइयाँ होती है। पेंसिल पकड़ने में कठिनाई, खेलों में तालमेल में कठिनाई। इसके बाद में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, सुनने की प्रसंस्करण क्षमता होती है बच्चों में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में दृश्य प्रसंस्करण क्षमता होती है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, ये आपको देखने को मिलता है। इसमें आकार, रंग, चित्र, इसको पहचानने में दिक्कत होती है, बच्चे को कठिनाई होती है। तो इस प्रकार से सीखने की अक्षमता वाले बच्चे जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अनुकूली व्यवहार को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, वीडियो भैया अच्छी लग रही हो, ठीक है, संकोच यार ना किया करो भैया ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दो। जितने, देखो आप लोग इतने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो, मुझे पता है सभी अगर अपने कॉलेज के ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दोगे ना, तब भी अपने पास में 100 के होने से 1 महीने के अंदर कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है आप 68,000 हो। ठीक है, अगर एक एक भी आप लोग सब्सक्राइब करवा दोगे ना, ज़्यादा ज़्यादा भाई 68,000 लोग अगर एक एक भी सब्सक्राइब करवा देंगे तो कितना हो जाएगा पता है आपको? जोड़ के तुरंत बताओ भाई, 68 और प्लस 68 कितना हो जाएगा? क्या 1 लाख नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और भैया कितना 1 लाख सब्सक्राइबर करवाओ, तब जा कर के थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार को बनाया तो 100 के पहुँचाया भी। तो आगे बात करते हैं अनुकूली व्यवहार की। इसको हम साफ़ कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आपका साफ़ कर दें इसको ऐसे। ठीक है, बोलते बोलते भैया गला भी बैठ जाता है। अनुकूली व्यवहार की परिभाषा, एडेप्टिव बिहेवियर किसी व्यक्ति की रोज़मर्रा के जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, सामाजिक वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं?
एडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। यह व्यवहार व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने और समाज में सफलतापूर्वक भूमिका निभाने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। पहलू में बच्चे का, जब भाई बच्चा अपना कार्य स्वयं से करेगा, स्वतंत्रतापूर्वक जिएगा, समाज में रहेगा, तो भैया क्या होगा, उसका पर्सनल स्किल जो होगी वो बेहतर होगी, यानी कि कपड़े पहनना, खाना खाना, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वतंत्र रूप से करना। सामाजिक कौशल, समाज में बातचीत करना, समाज के नियमों को समझना, उसका पालन करना। व्यावसायिक कौशल यानी कि समय प्रबंधन, परिवहन का उपयोग करना, ठीक है। इसके बाद में संचार का कौशल, बच्चे व्यक्त करना, बच्चे को सुनना, किसी भी चीज़ को सुनना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरे को बताना, ये सारी चीज़ें। और भैया क्या, स्वतंत्रता, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे अनुकूली व्यवहार में। बच्चा समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे और भैया उसका कौशल जो है वो बेहतर हो, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में उसको मदद मिले और भैया उसको क्या मिले, आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन मिले, ये देखने को मिलता है। इसके बाद में सूक्ष्म कामक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल की जब भी बात करते हैं तो लिखना, यहाँ पर देखिए लिखा भी, लिखना, वस्तु को पकड़ना, चिकोटी काटना, छोटे छोटे कार्यों को करना, कैसे, अपने हाथों के माध्यम से, अपनी उंगलियों के माध्यम से, अपनी कलाई के माध्यम से, अपनी मांसपेशियों के माध्यम से, ठीक है, जो हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों को सुचारू रूप से बेहतर बनाती हों। जैसे हाथ और उंगलियों से जुड़े हुए, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, बटन लगाना, कैंची काटना, कैंची से कागज़ को काटना, कैंची से कुछ भी काटना, वस्तुओं को उठाना, सही जगह पर मोती की माला पिरोना, दैनिक जीवन की गतिविधियों में चम्मच को पकड़ना, कांटे को पकड़ना, चॉपस्टिक का उपयोग करना, जूते में फीते को बांधना, कपड़े पहनना, ठीक है, दांत साफ करना, बालों को संवारना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में रचनात्मक कार्यों में रंग भरना, चित्र भरना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या है, ये बच्चे के कह सकते हैं शैक्षिक गतिविधियों को बेहतर करती। भाई बच्चा लिखेगा, पढ़ेगा, कला करेगा, यानी कि आर्ट जो है उसको बनाएगा, उसको कलर करेगा तो बेहतर होगा। स्वतंत्रता यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। सामाजिक कौशल, खेल, कला और अन्य गतिविधियों में भाग लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को देखने को मिलती हैं सूक्ष्म कामक गतिविधियों में, ठीक है। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, विकासात्मक विलंब से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंटल डिले। देखिएगा, डेवलपमेंटल डिले, देखिए सामान्य बच्चा, अगर बच्चा कैसा है, सामान्य है और किसी ना किसी क्षेत्र में वो अगर पीछे रह गया तो उसका क्या हो गया, डेवलपमेंटल डिले हो गया। सामान्य बच्चा है, मान लो बच्चा सामान्य की तरह तो है लेकिन उसकी स्पीच जो है नॉर्मल नहीं है, तो क्या हो गया, उसका डेवलपमेंटल डिले हो गया। मान लो बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास में क्या है, धीमा है, ठीक है, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ में वो क्या कर रहा है, नहीं तालमेल बिठा पा रहा है, ठीक है। उसी उम्र का दूसरा बच्चा क्या है, उससे काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो बच्चा जो है वो पीछे है, अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन तक बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है, उस उम्र के दौरान उसको हासिल नहीं कर पा रहा है, जैसे चलना फिरना, बोलना सुनना, सामाजिक संपर्क समय पर हासिल नहीं कर पा रहा है जिस समय पर उसको हासिल करना चाहिए, तो क्या होगा, बच्चे का विकासात्मक विलंब होगा। जैसे कि सामान्य मोटर कौशल, गतिविधियों से जुड़ा चलना, दौड़ना, मान लीजिए चलने को अगर हम कह दें तो बच्चा, अगर हम कहें 10 से 12 महीने में मान लो कि बच्चा चलना शुरू कर देता है। अब यही बच्चा अगर 18 से 20 महीने में चलना शुरू करे या 22 से 25 महीने में चलना शुरू करे, हाँ, तो क्या होगा, बच्चे में डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, उसका विकासात्मक देरी से होगी। उसके बाद में सूक्ष्म कामक मोटर कौशल, लिखना, खिलौने को पकड़ना, चीज़ों को उठाना। खिलौना बच्चा कब पकड़ने लगता है, अरे धीरे धीरे बच्चा 7 से 8 महीने का होता है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अगर यही जो है डिले हो जाए और 15 से 16 महीने में आपकी तरफ देखना और चीज़ों को पकड़ना शुरू करे, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल डिले तो है ना। शब्दों को बोलना, बच्चा जब छोटा होता है तो बैबलिंग करना शुरू कर देता है, बा बा मा मा ऐसे करना शुरू कर देता है। लेकिन वही अगर मान लो कि बच्चा जो है 1 साल में
1 साल में बबलिंग कर रहा है, और यही जो है 2 साल में या 3 साल में ऐसा देखने को मिले तो डेवलपमेंटल डिले है। इसके बाद में संज्ञानात्मक सोचने समझने और हल करने की क्षमता, इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आनुवांशिक भी हो सकता है, गर्भावस्था में पोषण की कमी से भी हो सकता है, समय से पहले जन्म से भी हो सकता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं उसके कारण भी हो सकता है, और कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं उसके कारण भी बच्चे में डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। ठीक है ना। प्रभाव क्या पड़ेगा? सीखने की अक्षमता हो सकती है, आत्मनिर्भरता में कमी हो सकती है, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन में घटनाएं हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसके बाद में सीखने की शैलियाँ, जब आपसे पूछा जाए तो आप किसको लिखोगे? कुछ बच्चे विजुअल रूप से देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ ऑडिटरी सीखते हैं, कुछ कैनेस्थेटिक सीखते हैं, कुछ टेक्टाइल के नाम से सीखते हैं। अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बच्चे जिस शैली में सीखना पसंद करते हैं उसे ही हम लोग सीखने की शैलियों में लाते हैं। जैसे कि वो बच्चे ग्राफ, चित्र, चार्ट के माध्यम से सीख रहे हैं, विजुअल हो गए। ऑडिटरी बच्चा ब्रॉडकास्ट, व्याख्यान या चर्चा के माध्यम से सीख रहा है। स्पर्श यानी कि गतिज, कैनेस्थेटिक जिसको हम लोग कहते हैं, जो प्रयोग के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीख रहा है। इसी में हम लोग जो भी रीडिंग, राइटिंग होगी, जैसे बच्चे पढ़ करके सीख रहे हैं, नोट्स के माध्यम से, किताब के माध्यम से सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलता है। कुछ बच्चे स्पर्श करके सीखते हैं जिसको हम लोग टेक्टाइल कहते हैं, तो वो भी हम कह सकते हैं। स्पर्श करके कौन सीखता है? तो आप कहोगे सर हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं, वो ऐसे सीखते हैं। तो सीखने की शैलियों को पहचान करके बच्चे के लिए हम व्यक्तिगत रूप से बेहतर बना सकते हैं और सीखने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो विकासात्मक अक्षमता से आप क्या समझते हैं, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ से आप क्या समझते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लें तो कहेंगे विकासात्मक अक्षमता एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक या व्यवहारिक विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। यह जन्म के समय से या 18 से 22 वर्ष की आयु तक विकसित होता है, जो आमतौर पर जीवन भर बना रहता है और रोजमर्रा की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है। दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है, प्रारंभिक शुरुआत हो सकती है, और विकासात्मक मील, जो भी हमने अब आपको डेवलपमेंटल डिले बताया, ठीक है, विकासात्मक मील के पत्थरों में क्या देरी हो सकती है, बच्चे को चलने बोलने, सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई हो सकती है, सीमित कार्यक्षमता हो सकती है, सामाजिक, मानसिक और सामाजिक कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है। तो ये आपकी क्या है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके कारण भी ये हैं सारे के सारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भैया। और प्रबंधन भी आपका दिया गया है कि भाई अर्ली इंटरवेंशन दे सकते हैं हम लोग, थेरेपी बच्चे को दे सकते हैं, परिवार का समर्थन बच्चे को दे सकते हैं। तो गंभीर रूप से जो भी हमारे अक्षम बच्चे हैं इनके लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट और है ASD पढ़ लीजिएगा, संवेदी समस्याएं पढ़ लीजिएगा, और बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा, और शीघ्र हस्तक्षेप पढ़ लीजिएगा। ये 4 चीज़ें जो हैं और पढ़ लीजिएगा आप लोग। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और सभी मित्रों तक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।